हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड ग्रेविटेशन को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सैटेलाइट किस तरीके से एक ऑर्बिट में सेटल की जा सकती है। इस वीडियो में हम देखेंगे एस्केप वेलोसिटी, यानी कि वो वेलोसिटी जिससे हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर किसी सैटेलाइट को भेज सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे कि वो अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहे। अब हम बात करेंगे कि वो अर्थ की ग्रेविटी को किस स्पीड पर छोड़ सकती है। उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक, विच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसे कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल का सामान्य अर्थ है कि जैसे हम कहते हैं कि ये काम करने की आप में क्षमता है, यानी कि आप में पोटेंशियल है। ठीक है, क्षमता जो वर्ड है ये पोटेंशियल से आप रिलेट करेंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए हम बता रहे हैं ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब उसमें कितनी गुरुत्वाकर्षण को रखने की क्षमता है। डिफाइन करते हैं इसको। इट इज डिफाइंड as the work done per unit mass when it is brought into a gravitational field from infinity। हिंदी वाले स्टूडेंट्स डायग्राम से थोड़ा समझेंगे। मान इन्फिनिटी क्या है, अनंत क्या है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, यही है साइन इन्फिनिटी का। यहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही एनर्जी जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी जो किसी बॉडी के मोशन की वजह से होती है, यानी किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो उसके स्टैटिक एनर्जी होती है। ठीक है, ये जीरो होती है, दोनों ही जीरो होती है इनफाइनाइट पे। अब अगर हम किसी यूनिट मास मतलब एक जिसका मान है, उस मास को अगर हम उठा करके यहाँ लाए, यहाँ कहीं ग्रेविटी है, यहाँ पर पूरा सब ग्रेविटी है, तो हमने कुछ काम किया, कुछ वर्क किया। और जब भी हम वर्क करते हैं तो वो वर्क स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में उस ऑब्जेक्ट में। वर्क क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पोटेंशियल के लिए बोला है, पोटेंशियल जो है वो किसके बना? पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से। ये है आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल जो है किसके बराबर है? वर्क डन पर यूनिट मास, डिफाइंड एज द वर्क डन। पोटेंशियल जो है इक्वल्स टू वर्क अपॉन मास। मास की वैल्यू क्या है? यूनिटी, यूनिट मास, यानी इसकी वैल्यू कितनी रखनी है हमें? 1। वर्क डन, वर्क डन कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होता है? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? G(m)(m) अपॉन r स्क्वायर। r क्या? रेडियस ऑफ अर्थ, इसको आप स्मॉल r से लिखिए या रेडियस ऑफ अर्थ लिख लें, इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको स्मॉल r ये भी रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए आप r डिस्टेंस पर इसको लेकर आए हैं। ये वर्क जो आपने किया है ना, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी चीज की अगर आप विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो माइनस का साइन लगता है। जैसे हमने अपने पहले चैप्टर में वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि अगर इस दिशा में कोई वेक्टर ए है तो उसकी उल्टी दिशा में क्या होगा? वेक्टर का माइनस, माइनस ए वेक्टर। तो उसी तरीके से ये जो हम काम कर रहे हैं ये उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, तो साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, तो ये आपका एक r से r कट गया। m की वैल्यू हम कितनी कह रहे हैं? 1 कह रहे हैं। तो आपका जो पोटेंशियल हो गया है वो है माइनस का G कैपिटल M अपॉन R। ये है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
पूछेंगे आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, तो आप लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यूनिट मास पर किया जाने वाला वह कार्य है जो उसे इनफाइनाइट से ग्रेविटी के फील्ड में लाने के लिए किया जाता है. इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम इंफिनिटी टू ग्रेविटेशनल फील्ड. इट इज गिवन बाय पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट मास. वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ग्रेविटी का फोर्स कितना है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आर, दूरी. आर से आर कट गया, एम का मान कितना है 1, क्योंकि हम यूनिट मास कह रहे हैं. तो आपका पोटेंशियल कितना आया, इतना. नेगेटिव साइन क्यों लगा है, क्योंकि विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, इसको आपको डिफाइन करना है पोटेंशियल एनर्जी को. अब ये तो हो गया आपका पोटेंशियल. अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कितना होगा देखते हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी क्या है, एनर्जी और वर्क एक ही बात है. तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका, जो आपका पोटेंशियल है ना, इसको मास से मल्टीप्लाई करो. अगर यूनिट मास के लिए आपको जो काम करना पड़ रहा है, अगर हम एम मास के लिए वही काम कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, इंटू एम. ये है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. अब इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि किसी सैटेलाइट के लिए टोटल एनर्जी कितनी होती है. तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है. पोटेंशियल एनर्जी तो हमने निकाल ली, जो पोटेंशियल था उसमें एम मास का मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल एनर्जी आ गई. अब निकालनी है हमें काइनेटिक एनर्जी. तो हमें पोटेंशियल एनर्जी तो पता चल गया है, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv². ठीक है, तो हमें ये निकालना है. कहाँ से निकालेंगे, लेट्स सी. हमें क्या पता है एक सर्कुलर मोशन के बारे में, एक सैटेलाइट जब गोल घूमता है अर्थ के अराउंड, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि केंद्रीय बल बराबर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बल के. ये हमारा पहला इक्वेशन, यानी कि हमारी पहली नॉलेज है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतना होता है. दूसरी बात यह है कि टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होगी. पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमारे पास है, काइनेटिक का एक्सप्रेशन हमें निकालना है. मान लीजिए हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई. फोर्थ हमारी नॉलेज ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी केंद्रीय बल बराबर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के. सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv² अपॉन आर. ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, gmm अपॉन re². ठीक है. अब यहां से क्या करेंगे, एक आर से ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, mv² की वैल्यू आ गई gmm अपॉन आर. mv² की इस वैल्यू को हम डालेंगे इक्वेशन 3 में. ये जो वैल्यू आई है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा काइनेटिक एनर्जी का 1/2 me की जगह पे gmm अपॉन re. ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी. तो टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, काइनेटिक की वैल्यू डाल दी मैंने, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अभी लास्ट स्टेप में लिखी थी, माइनस जी एम अपॉन आर ई। ठीक है, छोटा स्मॉल एम छूट गया हमारा। ठीक है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। तो हमारी जो टोटल एनर्जी आ गई है वो हो गई है, ये माइनस का जीएमएम अपॉन आ रही है और ये प्लस का, तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 1/2 जी एम एम अपॉन आर ई। ये हो गई है आपकी टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन टोटल एनर्जी का। अब इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी किसको कहते हैं, ये जो टोटल एनर्जी है यही एनर्जी बाइंड किए हुए है उस सैटेलाइट को अर्थ से दूर जाने से। ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है। अब इस सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी है ना, यही एनर्जी बांधे हुए है उसको अर्थ के ऑर्बिट में, उसे अर्थ से दूर नहीं जाने दे रही है। इसी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। दिस इज द एनर्जी which is required to bind the satellite to the gravitational field of earth। बाइंडिंग एनर्जी वह एनर्जी है जो सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में बांधे रखती है। अगर ये बाइंडिंग एनर्जी ना हो, अगर ये बाइंडिंग एनर्जी ना हो तो सैटेलाइट अर्थ से जुड़ा नहीं रहेगा, ये इसको अपनी तरफ खींच के अपने साथ बांध कर नहीं रखेगा, और नहीं बांध कर रखेगा तो वो कहीं दूर निकल जाएगा, यूनिवर्स में कहीं निकल जाएगा सैटेलाइट। तो अगर कोई सैटेलाइट ऐसा है जो हमें अर्थ के पास के ऑर्बिट में नहीं सेटल करना, हम चाहते हैं उसे यूनिवर्स में पहुंचाना, तो हमें क्या चाहिए, एस्केप वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। एस्केप मतलब निकल जाना वहां से, तो ऐसी कौन सी वेलोसिटी हम उसे दें कि वो ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है इसको छोड़ करके यूनिवर्स में निकल जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एस्केप वेलोसिटी। इसका डेरिवेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बात वेलोसिटी की हो रही है तो इसका मतलब वो चीज मूव कर रही है, मूव कर रही है इसका मतलब उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी जो हम उसे प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी हमें उसे कितनी प्रोवाइड करवानी है, जितनी की उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल, जितनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जितनी उसकी क्षमता है, उसी हिसाब से तो मूव करेगा, वही तो कन्वर्ट होगा उसकी गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो उसकी गतिज ऊर्जा है, जैसे हमने इसका ये देखा था, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ रही है, माइनस का जी एम एम अपॉन में आ रही, इतनी ही ऊर्जा हम उसे देंगे प्लस में, तब तो उसकी एनर्जी 0 होगी, और जब 0 होगी तो वो फ्री हो जाएगा, उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो वो स्केप हो जाएगा, ऑर्बिटल से निकल जाएगा। यानी कि जो एनर्जी उसको बाइंड किए हुए है उतनी ही एनर्जी आप विपरीत दिशा में दे दें तो वो बाइंड उससे नहीं रहेगा। एग्जाम्पल, अगर कोई फोर्स इस चीज को अपनी तरफ खींचे हुए, तो जितना फोर्स से वो इसको अपनी तरफ खींचे हुए है, अगर उतना ही फोर्स हम इसके विपरीत दिशा में लगा दें तो ये बॉडी फ्री हो जाएगी उसके फोर्स से। यही चीज हमें एस्केप वेलोसिटी के लिए करनी है कि जो एनर्जी उसे बांधे हुए है अपने साथ, अर्थ के साथ सैटेलाइट को बांधे हुए है,
उतनी ही एनर्जी हमें उसे देनी है, लेकिन विपरीत दिशा में। वो माइनस में थी तो ये हमें किस में देनी है, प्लस में देनी है। तो हम क्या करेंगे, Gmm अपॉन Re इतनी एनर्जी हम देंगे और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, इसको हम कर देंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज। ये है हमारी एस्केप वेलोसिटी, Ve इक्वल्स टू एस्केप वेलोसिटी। अब यहां पर m से m कैंसिल, ये हो गया है 2, उधर चला जाएगा 2gm अपॉन Re इज इक्वल्स टू Ve का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा Ve और ये हो जाएगा अंडर रूट में 2gm अपॉन Re। इसको अगर आप g के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, g कितना होता है, gm अपॉन में Re का स्क्वायर। तो एक Re से आपको नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक ही से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक द बैलेंस। बात को बराबर रखने के लिए ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करना पड़ेगा। और ये जो बन गया है gm अपॉन Re स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं स्मॉल g, तो अंडर रूट में 2gRe इज इक्वल्स टू Ve। ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। Re रेडियस ऑफ अर्थ, आपको वैल्यू पता है 6400 किलोमीटर, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। g का वैल्यू पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये सारी वैल्यूज आप इसमें रख दें तो आपके लिए जो एस्केप वेलोसिटी आएगी वो आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप चाहते हैं कि कोई सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर यूनिवर्स में चला जाए तो आपको उसे इस वेलोसिटी से फेंकना होगा, इस वेलोसिटी से आपको उस उपग्रह को प्रक्षेपित करना होगा। कैसे निकाला है ये वैल्यू हमने, यहाँ पर वैल्यूज पुट करके, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट की हमने 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 और इसको सॉल्व किया है तो 11.2 मीटर पर सेकेंड आपका आया है। ये है आपकी एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है। एस्केप वेलोसिटी क्या है, तो आप इसका डेरिवेशन इसी तरीके से करेंगे और इसका ये वैल्यू आपको याद भी रहना चाहिए। नेक्स्ट, ब्लैक होल्स थ्योरेटिकल पोर्शन है, बट ब्लैक होल के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। इसको पहले थोड़ा समझेंगे, डेफिनेशन उसके बाद लिखेंगे। ब्लैक होल, माना जाता है कि हमारा ये जो पूरा यूनिवर्स है, इसमें जितने भी प्लेनेट हैं, जो भी ये आपका सौर मंडल है, ये सब किस तरीके से एक सिस्टम में बने हुए हैं। ये सब ग्रेविटेशन के फोर्स के कारण एक निश्चित कक्ष में घूमते रहते हैं। ना ही ये एक दूसरे से टकराते हैं, ना ही ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, क्योंकि इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनको बैलेंस रखे हुए है। जैसे कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट पर इधर से जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स अगर आप इधर से भी लगाएं, दोनों तरफ से बराबरी का फोर्स लगाएं, तो ये ऑब्जेक्ट यहीं रहेगा। अगर किसी भी तरफ का फोर्स ज्यादा हो गया तो वो मूव करने लगेगा, ये फोर्स ज्यादा हो गया तो इधर मूव करने लगेगा, ये फोर्स ज्यादा हो गया तो इधर मूव करने लगेगा। अगर दोनों फोर्स बराबर है तो ये अपनी जगह पे ही रहेगा। उसी तरीके से सोलर सिस्टम में, जैसे अगर ये सन है, इसके चारों तरफ एक प्लैनेट आ गया, मान लीजिए मरकरी, वीनस, ये आपका अर्थ, तो ये सभी आपस में एक दूसरे पे ग्रेविटी का फोर्स लगा रहे हैं। जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है इतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहा है। फोर्सेस बैलेंस है, इसलिए ये अपनी जगह पर स्थिर है। इसी तरीके से इनके बीच में लगने वाला फोर्स और इसी तरीके से आगे।
तो इसका मतलब हमारा यूनिवर्स किसकी वजह से बना हुआ है, किसकी वजह से ये सब कुछ चल पा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये सभी एक दूसरे पर आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए हुए हैं और जिसकी वजह से एक दूसरे का जो पोजीशन है वो स्थिर है। अब तारे कैसे बनते हैं, जिसको स्टार्स कहते हैं। स्टार्स बेसिकली क्या है, माना गया कि जो हाइड्रोजन सबसे पहला जो आपका एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये जो हाइड्रोजन है इसके बहुत सारे अणुओं में आपस में अट्रैक्शन का फोर्स लगा ग्रेविटेशन की वजह से। ये सभी आपस में अट्रैक्ट हुए तो आपस में जुड़ गए, फ्यूज हो गए। जुड़ गए तो क्या बनेगा, हीलियम। दूसरा हीलियम है आपका जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर 2 ये मिल गए सिंगल सिंगल वाले तो आपका बन गया हीलियम। अब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि अगर 2 आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो अगर मिलके एक तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जिसको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, केमिस्ट्री की क्लास देखें अपनी। 2 रिएक्टेंट जब मिलके तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो जब ये हाइड्रोजन के अणु, पार्टिकल्स जो हाइड्रोजन के हैं, जब ये ग्रेविटेशन की वजह से इकट्ठे हुए और इन्होंने बनाया हीलियम, तो क्या निकला, एनर्जी निकली। किसी चीज से एनर्जी किस फॉर्म में बाहर निकलती है, हीट और लाइट के फॉर्म में। ये जो एनर्जी है ये हीट और लाइट के फॉर्म में है, प्रकाश और ताप के फॉर्म में ये बाहर निकली। तो सूरज हमें क्या देता है, गर्मी और लाइट। सूरज क्या है, एक तारा है। सन इज अ स्टार विच गिव्स अस टेम्परेचर एंड लाइट। ठीक है, तो इस तरीके से स्टार बने, कई सारे स्टार बने गैलेक्सी में, हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कई सारे स्टार बने। कैसे बने, हाइड्रोजन ग्रेविटेशन की वजह से अट्रैक्ट हुई, अट्रैक्ट होने के कारण इतना अट्रैक्ट हुई कि आपस में जुड़ गई, फ्यूज हो गई, फ्यूज होकर के उसने बनाया हीलियम। जब 2 चीजें मिलकर तीसरी बनाती है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है हीट या लाइट के फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारे तारे बने। अब जब ये सारे हाइड्रोजन जुड़ गए, अब कोई इंडिविजुअल हाइड्रोजन बचा नहीं, मान लीजिए जितने भी हाइड्रोजन थे सबके सब जुड़ गए हैं आपस में। अब जब जुड़ गए तो ग्रेविटेशन का फोर्स तो अभी लगना बंद नहीं हुआ। तो ये अगर जैसे ये चीजें हैं, ये अभी मेरा, इनको हाइड्रोजन के अणु मानिए, ये आपस में जुड़ना चाह रहे हैं। तो जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे और फोर्स लगने से क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा पैक हो जाएंगे। उसी तरीके से ये आपस में पैक होते 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 छोटे होते जाएंगे, बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, उसमें एकदम पास पास आ जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो जैसे अगर आप ये मानिए कि ये जो मेरे पॉइंट्स हैं फिंगर के, इनको ही आप मानिए कि ये अगर इस तरीके से था जिनसे लाइट और प्रकाश निकल रहा था, अगर मैं इनको बहुत ही कॉम्पैक्ट कर दूं तो लाइट और प्रकाश निकलने वाली जगह कहाँ गई, अंदर गई। तो उसी तरीके से अगर ये बॉडी बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो इसका लाइट और इसका एनर्जी और इसका हीट सब इसके अंदर ही बंद होकर रह जाएगा। इसमें से कोई स्पेस बाहर आने की, लाइट की नहीं बचेगी। और ऐसी बड़ी बॉडी जिसमें से कोई बाहर लाइट नहीं आ सकती उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, कैसे बनी ब्लैक बॉडी, ग्रेविटेशन के फोर्स के कारण हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनाया। जब हीलियम बनाया तो उससे एनर्जी निकली लाइट और हीट के फॉर्म में। जब वो सारे अणु जुड़ गए फिर भी ग्रेविटेशन का फोर्स लगता रहा तो वो बॉडी और छोटी 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 पास में आते आते बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गई। वो इतनी कॉम्पैक्ट हो गई कि उसमें से लाइट और हीट आने की बाहर जगह ही नहीं बची। ऐसी बॉडी को कहते हैं ब्लैक बॉडी। कैसे डिफाइन करेंगे, ब्लैक बॉडी इज दैट सेलेस्टियल बॉडी which does not allow heat and light to pass through it. It is that celestial body which does not allow heat and light to be emitted by it. ब्लैक बॉडी वह बॉडी है जो
स्वयं में से प्रकाश तथा हीट के उत्सर्जन का विरोध करती है, वो उनको उत्सर्जित नहीं होने देती है। ठीक है, समराइज करेंगे इस पूरे ही चैप्टर को। हमने इसमें पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दो मासेस के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसके कारण एक गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। इसी पर आधारित है हमारा पूरा सौर मंडल, जिसमें बने हैं कुछ ब्लैक बॉडीज, कुछ स्टार्स बने हैं। इन्हीं चीजों को जानने समझने के लिए हम इनमें भेजते हैं सैटेलाइट। वो सैटेलाइट, कौन सा सैटेलाइट हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और कौन सा सैटेलाइट अर्थ को पार करके यूनिवर्स में जाएगा। जैसे अभी आपने लेटेस्ट सुना कि मार्स पे सैटेलाइट गया, तो मार्स पे तभी तो गया जब अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकला, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज उछालेंगे तो थोड़ी देर बाद वो अर्थ पे वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसे खींच लेगी। तो ऐसी कितनी वेलोसिटी से हम उसको उछालें कि ग्रेविटी उसे खींच ही ना पाए, इससे पहले वो बाहर निकल जाए, उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, जिसका वैल्यू हमने निकाला 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म इसमें और आती है, फ्री फॉल या वेटलेसनेस। वेटलेसनेस क्या है आपका? अगर आपकी बॉडी पर कोई ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही है, आप फ्रीली फॉल हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं वेटलेसनेस। यानी कि अगर इस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये फ्रीली फॉल कर रही है, तो इसे बोलेंगे भारहीनता की कंडीशन या वेटलेसनेस। अगर आपसे कोई पूछता है कि वेटलेसनेस क्या है, तो आप बताएंगे कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो उसे वेटलेसनेस की कंडीशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।